वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने साइनोफाइटा के इंट्रोडक्टरी पार्ट को कंप्लीट किया था। आज हम उसी का एक मेंबर एज ए रिप्रेजेंटेटिव लाइफ साइकिल के लिए टेकअप करेंगे। वो मेंबर है ऑस्लेटोरिया। जब किसी की लाइफ साइकिल डिस्कस की जाती है तो सबसे पहले उसका सिस्टमेटिक पोजीशन लिखते हैं। साइनोफाइटा, साइनोफाइसीन, हॉर्मोगोनी जो उसकी ट्राइब है, ऑस्लेटोरियल्स ऑर्डर, ऑस्लेटोरिएसी, एंड ऑस्लेटोरिया। ये इसका सिस्टमेटिक पोजीशन है। साइनोफाइटा में हम जानते हैं कि पिगमेंट वगैरह अगर हम डिस्क्राइब करें तो इसमें क्लोरोफिल ए होगा, ए के साथ कोई दूसरा नहीं होगा। उसके बाद बीटा कैरोटीन होंगे, फिर ज़ैंथोफिल होंगे जो इसके स्पेशलाइज ज़ैंथोफिल भी होते हैं, जैसे मिक्सो ज़ैंथोफिल। और फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है वो क्या है? phycobilins, which are water soluble and that are C phycocyanin, C phycoerythrin, and the third one is phycocyanin. C stands for Sainophyta because these two pigments are also present in red algae. तो phycocyanin ब्लू कलर का होता है, ये रेड कलर का होता है, ये भी ब्लू होता है। चूँकि ब्लू पिगमेंट्स का अमाउंट ज़्यादा होता है इसलिए वो जो ग्रीन कलर है क्लोरोफिल ए का उस पर डोमिनेट करता है, इसीलिए इनका कलर ब्लू ग्रीन हो जाता है। इसके अलावा साइनोफाइटा और साइनोफाइसी का कैरेक्टर क्या है कि जो रिजर्व फूड होगा वो साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स होंगे। और अबव ऑल साइनोफाइटा में इसलिए रखा गया है कि जो सेल टाइप है वो प्रोकैरियोटिक है। तो ये सारे कैरेक्टर अगर आपने मेरा एल्गी का लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि ये सारे कैरेक्टर्स हमें शुरू में ही मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही समझ लेने चाहिए, जिससे हमें बार बार प्रत्येक लाइफ साइकिल में इसे रटना ना पड़े अलग से, क्योंकि ये सारी जानकारी हम इंट्रोडक्शन जब पढ़ते हैं एल्गी का तो उसी में जो क्लासिफिकेशन है विच इज़ गिवन बाय फ्रेशन, विच इज़ बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, type of food, reserve food material, type of cell wall material, number of flagella etc.
उसको जब पढ़ते हैं तो ये सारा चीज़ वहीं से आता है। हमें प्रत्येक मेंबर की लाइफ साइकिल के लिए इन्हें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे कैरेक्टर मिल करके साइनोफाइटा में किसी को इंक्लूड करने के लिए ज़रूरी है। हॉर्मोगोनी में ये है प्रेजेंस ऑफ हॉर्मोगोनियम। ये हॉर्मोगोनियम क्या है? दीज आर दी शॉर्ट सेगमेंट्स। शॉर्ट सेगमेंट्स हैं बड़े फिलामेंट के। दूसरा कैरेक्टर इसी में क्या है कि ये हॉर्मोगोनी है, इसलिए जो थैलस है वो फिलामेंटस होगा। ऑस्लेटोरियल्स, और चूंकि इसमें एक ही फैमिली ऑस्लेटोरियसी है इसलिए इन दोनों के कैरेक्टर सेम होंगे। वो ये होगा कि फिलामेंट तो है, फिलामेंट इज प्रेजेंट विद द शीथ, मगर फिलामेंट क्या होगा? अनब्रांच्ड होगा। और ऑस्लेटोरियल्स और ऑस्लेटोरियसी का दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि हेटेरोसिस्ट नॉट प्रेजेंट। अगर फिलामेंटस स्ट्रक्चर है और हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट है तो वो ऑस्लेटोरियल्स में नहीं रखे जाएंगे। ऑस्लेटोरिया का कैरेक्टर क्या है कि जो फिलामेंट है नेकेड होता है। नेकेड इसमें का मतलब है कि शीथ इज हार्डली परसेप्टेबल। यानी सेल के चारों तरफ म्यूसिलेज की बनी हुई शीट नहीं होगी, शीट नहीं होगी। वो ऑस्लेटोरिया का कैरेक्टर है। अगर शीट होगी, मान लीजिए एक सपोज कीजिए कि ये एक फिलामेंट है, अगर इसके चारों तरफ कोई शीट नहीं है यानी एक और लेयर वॉल की नहीं है तो ऑस्लेटोरिया है। मान लीजिए इसके चारों तरफ इतनी मोटी एक शीट हो तो ये क्या हो जाएगा? ऑस्लेटोरिया के बजाय लिंजबिया हो जाएगा। क्योंकि लिंजबिया और ऑस्लेटोरियसी में ऑस्लेटोरिया में यही फ़र्क है कि द शीथ इज सराउंडेड बाय ए मैसिव शीथ इन लिंजबिया, और शीथ अगर कंप्लीटली एब्सेंट है इस, और इन अदर वर्ड्स इट इज़ वेरी हार्डली परसेप्टेबल, देन इट बिकम्स ऑस्लेटोरिया। बाकी सेकेंडरी कैरेक्टर में ये है कि शोज ऑसिलेटरी मूवमेंट, ये मूवमेंट भी शो करते हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक पोजीशन है, लेकिन जब आप इसे एग्ज़ाम में डिस्क्राइब करेंगे तो इस तरीके से नहीं लिखना है जैसे हमने आपको बताया। हमने तो इसका जस्टिफिकेशन दिया कि ऐसा क्यों होता है, यहीं पर नहीं बताना है। ये सारे जो डिस्क्रिप्शन है ये बीच में जब आप डिस्क्राइब करेंगे थैलस को तब आएंगे।
तो हम इसे हैबिटेट, अगर हम हैबिटेट में डिस्क्राइब करें तो हम इसके बारे में क्या लिखेंगे कि इट इज़ वेरी कॉमन, द ऑस्ट्रेटोरिया genera is very common from the point of view of occurrence. It is very common fresh water filamentous dark blue green in color. It is normally found on the damp soil as a shiny slimy mass. यानी जब भी आप डार्क ब्लू कलर का पैच देखेंगे किसी डैम्प सॉइल पर, तो उसका जो कलर है, जो टेक्सचर है, वो आपको शाइनी दिखाई देगा। मतलब एक होता है मैट फिनिश और एक होता है ग्लॉसी फिनिश, आपने देखा होगा टाइल्स वगैरह में। तो जो ग्लॉसी है वो जो है शाइन, यानी मासेस जो है वो शाइन करते हैं। तो डैम्प सॉइल पे भी होता है एंड इट इज़ more generally found as an entangled masses of filaments floating on water. तो entangled मास के रूप में तैरते हुए भी मिलते हैं, बट जो इंटेंगल्ड मास है जो पानी पे तैरता है उसमें थोड़ा सा पोर्शन सबस्ट्रेटम का भी होता है। सबस्ट्रेटम मतलब उसमें आपको मड भी दिखाई देगी, यानी बिल्कुल प्योर अवस्था में आपको फिलामेंट्स नहीं दिखाई देंगे। तो इंटेंगल्ड मास होगा लेकिन उसमें सबस्ट्रेटम या मड भी जुड़ा हुआ होगा। मोर ऑफन इट इज़ फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, यानी रुके हुए पानी में पाए जाते हैं, विच ऑल्सो कंटेन्स अ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी उस पानी में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा ज़्यादा होगी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो सीवेज वाटर होगा या पोल्यूटेड होगा, सीवेज का पोल्यूशन उसमें ज़्यादा होगा। तो जनरली ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर कि दूसरी और एल्गी नहीं मिलती है, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में एक पैच बनाते हुए मिलते हैं। तो आपने देखा होगा कि तमाम जो नदी क्या है, जो नालियाँ होती हैं, जो नाले होते हैं, उसमें स्कम जो तैर रहा होता है वो ज़्यादातर इसी ऑस्ट्रेटोरिया का होता है। थैलस की बात करें तो थैलस इसका फिलामेंटस है, नेकेड है। नेकेड मीन्स हैविंग नो म्यूसिलेजिनस शीथ। तो इसीलिए अब हम फिलामेंट को जो
नेकेड होता है उसे अब हम क्या बोलेंगे? ट्राइकोम। ट्राइकोम बोलेंगे क्योंकि वो नेकेड है। अगर उसमें शीत होगी तो हम उसे फिलामेंट बोलते हैं। फिर क्या है? फ्री लिविंग है, यानी ये अटैच्ड फॉर्म में नहीं मिलता, भले वो इंटैंगल्ड हो करके सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाए, लेकिन वैसे कोई अटैचमेंट का इसमें कोई सेल वगैरह नहीं होती है जो इसे अटैच करे, जैसा कि यूलोथ्रिक्स वगैरह में होता है। तो फिलामेंटस है, नेकेड है, नाउ इट इज़ नोन एज ट्राइकोम। फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग के बाद ऑफन फॉर्म entangled mass. The cells are arranged end to end. तो अगर हम फिलामेंटस है, ट्राइकोम, ट्राइकोम क्या है? अनब्रांच्ड है और स्ट्रेट है, यानी कॉइल्ड स्ट्रक्चर नहीं है। तो अगर हम इस प्रकार से देखें तो इस प्रकार से इसके जो थैलस है वो एक फिलामेंट बनाएगा जिसमें सेल कैसे अरेंज है? एंड टू एंड। और फिलामेंट क्या है? वो अनब्रांच्ड है। अनब्रांच के साथ उसमें दूसरी खास बात ये है कि उसके चारों तरफ म्यूसिलेजिनस शीथ नहीं है। ऑल्दो सिक्रीशन होता है म्यूसिलेज का, ऐसा नहीं है कि म्यूसिलेज सिक्रीट ना होता हो। म्यूसिलेज सिक्रीट ना होता हो, लेकिन इसके चारों तरफ कोई और शीथ हम नहीं बना सकते हैं। सेल्स आर प्रेस्ड एंड टू एंड, और ये फ्लैट स्ट्रक्चर नहीं है। तो फिलामेंट इज सिलिंड्रिकल, यानी हम इसे इस तरीके से फ्लैट नहीं बना रहे हैं, बल्कि जब हम ऊपर से देखेंगे इसे तो हमें पूरा फिलामेंट इस तरीके से गोल दिखाई देगा। वो जैसा यहाँ सीढ़ी नुमा बना है ऐसा फ्लैट नहीं है, टू डायमेंशनल नहीं है, बल्कि पूरा एक गोल स्ट्रक्चर है। फिर इसमें वेरिएशन क्या होता है कि जो सेल्स हैं, यानी जो फिलामेंट है और जो उसके सेल हैं, वो अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं, जिसमें कि ज़्यादातर जो वेरिएशन है वो एपिकल सेल में दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये वाला अगर है तो इसमें जो एपिकल सेल है वो एक्यूमिनेट है। तो इसलिए इसका नाम ही पड़ गया है ऑस्ट्रिक्टोरिया एक्यूमिनेटा। क्या है कि सेल, आप देख रहे हैं कि सेल इज मोर और लेस ब्रॉडर एज वेल एज लॉन्गर एंड सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर, लेकिन कभी कभी सेल बिकम्स मोर लॉन्गर देन ब्रॉडर। तो उसमें क्या हो जाता है
कि अगर एक फिलामेंट इस तरीके का है तो सेल आर मोर लॉन्गर देन ब्रॉडर। तो ये क्या है? ऑस्लेटोरिया फोरियनाई। इसमें जो एपिकल सेल है वो इस तरीके की होगी। इंस्टेड ऑफ एक्यूट ये इस तरीके से कैप लाइक स्ट्रक्चर होगा। फिर क्या है, एक इस प्रकार से ब्रॉडर सेल भी होते हैं, ब्रॉडर फिलामेंट्स भी होते हैं, जिसमें सेल्स आर मोर ब्रॉडर देन लॉन्गर। तो ये ब्रॉडर सेल्स भी हैं। सेल्स आर ब्रॉडर देन लॉन्गर। फिर क्या होता है कि सेल्स जो सेल आपस में जुड़े हुए हैं वो उनके जो सेप्टा है वो कंस्ट्रिक्शन नहीं शो करते हैं। तो कभी कभी इस प्रकार से कंस्ट्रिक्टेड सेल्स भी दिखाई देते हैं। कॉन्स्ट्रिक्टेड सेल भी दिखाई देते हैं। उसमें भी इसी जैसे इस ब्रॉडर वाले का जो स्पीशीज़ का नाम है पहले वो लिख लेते हैं। ब्रॉडर का क्या है? ऑस्लेटोरिया एनी। यही वाली जिसमें कभी कभी लंबे सेल होते हैं तो उसमें कंस्ट्रिक्टेड भी दिखाई देता है, ऑस्लेटोरिया फोरियनाई। लंबे सेल्स हम यहाँ इसमें एक्यूमिनेटा में भी देख सकते हैं कि जो कॉम्प्रेस्ड के बजाय वो थोड़े से लॉन्गर सेल्स हैं। और जो इसका टाइप स्पीशीज़ है यानी ऑस्लेटोरिया का, वो ऑस्लेटोरिया प्रिंसेप्स है जो ज़्यादातर आपको मिलेगा। उसमें बिल्कुल ही फ्लैट डिस्कॉइड सेल्स मिलेंगी एंड द फिलामेंट्स शो no constriction around their septa. जो ऑस्लेटोरिया प्रिंसेप्स है ये इसकी टाइप स्पीशीज़ है। टाइप स्पीशीज़ का मतलब जो ऑस्लेटोरिया जीनस को डिस्क्राइब किया गया है, उसका जो नाम रखा गया है, वो जिस स्पेसिमेन यानी जिस प्रकार के स्पेसिमेन की स्टडी पर है वो है ऑस्लेटोरिया प्रिंसेप्स। सेल के बारे में अगर हम बात करें तो सेप्टा कभी कभी नहीं दिखाई देता है ज़्यादातर में, लेकिन सेप्टा के दोनों तरफ कुछ ग्रैन्यूल्स लाइन से लग जाते हैं जिनकी वजह से ये सेप्टा विजिबल हो जाता है। ये ग्रैन्यूल्स हैं जो इनमें पिगमेंट ग्रैन्यूल्स हैं, जो ग्रैन्यूल्स सेप्टा के किनारे किनारे लग जाएंगे, जैसे यहाँ लग जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, तो जिससे कि ये सेप्टा विजिबल हो जाता है। अन्यथा की स्थिति में सेप्टा आसानी से विजिबल नहीं होता है। और अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो सेल का स्ट्रक्चर है वो वही है
जो आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपने देखा था कि इसमें एक सेल वॉल होगी जिसमें कि लेयर L1 से लेके L4 तक होगी अंदर से बाहर की ओर, और फिर उसके बाद एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी बाहर की तरफ, क्रोमोप्लाज्म होगा जिसमें कि बहुत सारे ग्रैन्यूल्स और थैलेकॉइड्स होंगे, और बीच में एक क्लियर रीजन होगा जिसमें कि सेंट्रोप्लाज्म जिसे हम कहते हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा जेनेटिक मटेरियल भी इसका होगा। वो सारा डिस्क्रिप्शन हम इंट्रोडक्शन में दे चुके हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो बेसिकली द सेल इज ऑफ प्रोकैरियोटिक टाइप, और प्रोकैरियोट्स में जो भी स्ट्रक्चर, जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो सारे के सारे इन सेल्स में होते हैं। अब इसके ग्रोथ की बात करें अगर हम, तो ग्रोथ की बात करें तो ये इंटर कैलरी होता है। इंटर कैलरी मीन्स कहीं भी कोई सेल डिवाइड कर जाएगा, कहीं भी कोई सेल डिवाइड कर जाएगा जिसकी वजह से इनकी लेंथ में बढ़ोतरी होती है। इस प्रकार की ग्रोथ को इंटर कैलरी कहते हैं, यानी इट इज़ नॉट एपिकल, मतलब एपिकल सेल नहीं है जो ग्रोथ कर रही हो, इंटर कैलरी है, कहीं भी कोई भी सेल डिवाइड कर सकता है और डॉटर सेल में कन्वर्ट होकर के फिर वो डॉटर सेल फिर से बड़ी होकर के लेंथ को बढ़ा देती है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें वो है मूवमेंट का। तो मूवमेंट शो होता है इसका, और मूवमेंट में जो 3 प्रकार के मूवमेंट शो होते हैं। नंबर 1 मूवमेंट है जो एक जनरल एक्सियल मूवमेंट है जिसे हम ग्लाइडिंग मूवमेंट भी बोलते हैं। ये इस प्रकार का मूवमेंट है जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार से एक पेट्री डिश में एक पेट्री डिश है जिसमें आपने बहुत सारा लिविंग मटेरियल ला करके बीच में डाल दिया है पानी का। पानी से आपने इस पानी में बीच में से आपने प्योर उसका फिलामेंट ला करके बीच में डाल दिया है। तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये फिलामेंट सड़क के चारों तरफ पहुंच गए। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये इट इज़ ऑल ड्यू टू ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट में क्या होता है कि बहुत सारे फिलामेंट्स इंटेंगल्ड हैं, आपस में इंटेंगल्ड मास बनाए हैं, तो ये एक दूसरे के साथ रहते हुए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में मूवमेंट करते हैं, यानी टू एंड फ्रो। यानी एक बार फिलामेंट ऊपर की तरफ जाएगा, फिर दूसरी बार फिलामेंट नीचे की तरफ जाएगा। तो ये ग्लाइडिंग मूवमेंट है। और कभी कभी ये जब सबस्ट्रेटम है, जैसे ये मान लीजिए पेट्री डिश का नीचे वाला हिस्सा है, तो इस पर ये ग्लाइडिंग मूवमेंट भी शो करते हैं। जब इसके ऊपर इस तरीके से हॉरिजेंटली फिलामेंट पड़ा हो तो वो
2/4 यानी उस तरफ भी और इस तरफ भी मूवमेंट करेगा और धीरे धीरे मूव करके ये किनारे की तरफ चले जाएंगे। तो एक तो ये ग्लाइडिंग मूवमेंट है। दूसरा मूवमेंट है ऑसिलेटरी मूवमेंट, जिसके नाम पर ऑसिलेटोरिया पड़ा है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये एक फिलामेंट है, लिविंग फिलामेंट। तो इसका जो एपिकल पार्ट है, फिलामेंट बहुत लंबा है, ऐसे का एपिकल पार्ट जो है वो कुछ देर में दोनों तरफ ऑसिलेटरी मूवमेंट शो करता है, दोनों तरफ। एक बार ये फिलामेंट ऐसे घूम जाएगा, एक बार ये फिलामेंट ऐसे घूम जाएगा। आप इसे माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो टिप पोर्शन है। फिर जो तीसरा है वो है बेंडिंग मूवमेंट। इसी बेंडिंग मूवमेंट का मतलब यह है कि ये जो इधर घूम रहा है और इधर घूम रहा है, तो जब ये वापस जाता है तो एक्सट्रीम टिप, यानी अभी तो टिप का पूरा हिस्सा था, लेकिन जो और यानी अगर मान लीजिए इतना पोर्शन है, ये पोर्शन है जो मूव करता है ऑसिलेटरी, तो जो टिप का मूवमेंट है वो सिर्फ इस तरीके से बेंड हो जाती है, शार्प बेंड। शार्प बेंडिंग मूवमेंट इसमें दिखाई देता है केवल एक्सट्रीम टिप पर, जबकि ये पूरा जो पोर्शन है ये जो है ये ऑसिलेटरी मूवमेंट शो कर रहा है, यानी पूरा का पूरा घूमेगा, लेकिन जब ये यहाँ से वापस मुड़ने लगेगा तो ये टिप पोर्शन पहले मुड़ जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा। तो ये जो एक्सट्रीम बेंडिंग है, ये वो बेंडिंग है ये जो एक्सट्रीम टिप पर दिखाई देती। इसका क्या रीज़न है ये अभी मालूम नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें जो है ऊपर वाले पोर्शन में इनविजिबल सीलिया हैं, लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता कि इनविजिबल सीलिया है जो इसे चलाते हों। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो स्लाइम का सिक्रीशन है वो इसके लिए जिम्मेदार है। तो स्लाइम के सिक्रीशन से क्या होता है कि वाटर सरफेस टेंशन वाटर का चेंज होता है, जिससे फिलामेंट के दोनों तरफ वाटर का जो करंट है उसमें बदलाव आ जाता है, जिससे कि एक तरफ मान लीजिए ज़्यादा पानी तेज़ी से जा रहा है, एक तरफ कम जा रहा है, तो वो इसे इधर मोड़ देगा। लेकिन ऐसा भी संभव नहीं, क्योंकि एक बार वो इधर मुड़ता है फिर उसके बाद इधर मुड़ता है, इसलिए वो भी संभव नहीं है। फिर एक और व्यू आया कि टॉर्सनल मूवमेंट होता है। टॉर्सनल मूवमेंट होता है किसमें? सेल वॉल में कुछ फाइब्रिलर प्रोटीन्स होती हैं जिनमें टॉर्सनल मूवमेंट होता है। टॉर्सन माने होता है कि मरोड़ होना, यानी कॉइलिंग होती है। वो ये कहते हैं कि जो ये ग्लाइडिंग मूवमेंट है जिसमें ये आगे जा रहा था, इसमें एक चीज़ और होती है जो मैंने नहीं बताई। वो क्या है कि जो फिलामेंट आगे जा रहा है
वो स्पाइरली रोटेट भी करता जा रहा है अपनी एक्सिस पर, यानी वो घूमते हुए आगे जा रहा है। तो वो ये कहते हैं कि जो टॉर्सनल मूवमेंट है वो इसमें किसी लाइन पर प्रोटीन, फाइब्रिलर प्रोटीन होती है जो फैलती सिकुड़ती है और आपस में कॉइल्ड होती है, तो उसकी टॉर्सनल मूवमेंट की वजह से ये घूम जाता है। लेकिन ऐसा कोई अभी मतलब कंक्लूसिव ऑब्जर्वेशन नहीं है कि हम इसमें से बताएं, लेकिन ये मानते हैं कि हाँ शायद इसकी वजह से, टॉर्सनल मूवमेंट की वजह से ही ऐसा होता होगा, या कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता होगा प्रोटीन्स में, जिसकी वजह से मान लीजिए अगर दो सतह है, अगर ये सतह सिकुड़ जाए तो इस पेन को इधर घुमा देगी ये, जिस तरफ भी छोटी होगी त्वचा वो बाहर वाले को खींच लेगी अपनी तरफ। तो ये तो मान सकते हैं कि ये होता होगा। लेकिन एक दूसरी चीज़ भी इससे समझ में आती है कि इसका मतलब है कि जो सेल्स हैं दे आर नॉट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर बट दे एक्ट कोऑर्डिनेटली। कोऑर्डिनेटली वो मूव कर रहे हैं और वर्क कर रहे हैं। तो इसीलिए कभी कभी ऑस्लेटोरिया को फिलामेंट न कह के कॉलोनी भी कहा जाता है, यानी कि ये फिलामेंट ना होकर के दीज आर दी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो बेसिकली इंडिपेंडेंट है, उनका किसी भी सेल से कोई खाने का लेन देन वगैरह नहीं होता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो कॉलोनी की तरीके से वो एक कोऑर्डिनेट बिहेवियर शो करती है। तो मूवमेंट, ये 3 मूवमेंट है, ग्लाइडिंग, ऑसिलेटरी एंड बेंडिंग। फिर इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में हमने बताया था कि साइनोफाइटा में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, केवल सिलिंड्रोस्पर्मम मेजस या एनासिस्टिस या एनाबीना में कहीं पर रिपोर्टेड है कि जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है लेकिन उसके भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि किस प्रकार से होता है। तो यहाँ सारा का सारा रिप्रोडक्शन कैसा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी सिर्फ और सिर्फ हार्मोगोनियम के द्वारा होता है, बाय मीन्स ऑफ हार्मोगोन्स। हार्मोगोन्स क्या है? दीज आर दी शॉर्ट सेगमेंट्स of the filament or trichome। शॉर्ट सेगमेंट्स हैं, किसकी वजह से बनते हैं? डेड सेल, बाय मीन्स ऑफ डेड सेल, जिसे नेक्रीडियम कहा जाता है। तो ये डेड सेल पूरे फिलामेंट में कहीं भी बन सकता है, यानी कहीं भी कोई डेड सेल बन गया जो इस फिलामेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो डेड सेल बनने से पहले क्या होता है कि मान लीजिए ये एक सेल है जो फुल्ली टर्जिड है, यानी उसके अंदर अभी प्रोटोप्लाज्म है जिसमें एंडोस्मोसिस की वजह से फुल्ली टर्जिड है। ये अपना सारा इंटरनल मैटर धीरे धीरे डिसॉल्व कर देती है और ट्रांसपेरेंट हो जाती है। तो जब ट्रांसपेरेंट हो जाती है तो इसकी टर्जिडिटी लॉस्ट हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि ऊपर की सेल और नीचे की सेल इसको अब दबाएंगे,
तो कैसा बन जाएगा, मान लीजिए ऊपर की सेल है तो ये अब इसको अंदर की तरफ दबाती है तो इसके वो अंदर बल्ज कर जाती है। फिर नीचे वाली सेल भी इसको अंदर की तरफ दबाती है और इसमें बल्ज कर जाती है। इस बल्जिंग की वजह से ये सेल जो मर चुकी है वो बाहर की तरफ बल्ज कर जाएगी और अंदर की तरफ कॉनकेव स्ट्रक्चर बनाएगी। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनता है। सेल में इस प्रकार का और फिलामेंट्स में इस प्रकार का बन जाता है। बाकी सेल नॉर्मल अवस्था में होते हैं और कुछ सेल इस प्रकार से डेड सेल हो जाते हैं जिसे हम नेक्रीडियम या डेड सेल बोलते हैं। तो ये कहीं भी बन जाएंगे और दे प्रोवाइड अ वीकेस्ट लिंक इन द फिलामेंट, जिसकी वजह से फिलामेंट अब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। कुछ छोटे होते हैं, कुछ और छोटे हो सकते हैं, कुछ और बड़े भी होते हैं। तो ये जो शॉर्ट सेगमेंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं, हॉर्मोगोन। या हॉर्मोगोनियम, एक प्लूरल में हम क्या बोलेंगे, हॉर्मोगोनिया। दी शॉर्टर सेगमेंट्स देन अगेन divide in the cells of these shorter segments, intercalary cells divide again and again and form a long branched trichome, वो long unbranched trichome। तो ये जो पूरा मैच्योर थैलस है वो ये बना लेंगे सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद और फिर से बड़े हो जाते हैं। तो यही एक अकेला तरीका है जो ऑस्लेटोरिया में मिलता है। बाकी कोई फिशन या किसी और प्रकार का स्पोरुलेशन वगैरह नहीं मिलता है। तो ये बहुत छोटी सी लाइफ साइकिल है ऑस्लेटोरिया की, जिसमें कि आपको थैलस का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, उसके मूवमेंट के बारे में बताना है। जैसा कि अगर समय हो, मान लीजिए समय नहीं है या केवल कभी कभी मूवमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स फाउंड इन ऑस्लेटोरिया करके सवाल भी आता है, उसको भी कर सकते हैं। और प्लस रिप्रोडक्शन में सिर्फ बाय मीन्स ऑफ हार्मोन्स। So this is all about the life cycle of Oscillatoria. Thanks for watching.